तो चलो अब रिफ्रैक्शन में हमने इससे पहले क्या देखा था, क्या पढ़ा था रिफ्रैक्शन में? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तक हो गया था। हाँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। क्या बताया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या बताया? कुछ बताया था, याद है किसी को? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब बता रहा था तो वहां पर मैंने एक चीज और बताया था। वहां पर एक चीज का जिक्र किया था, वो क्या था? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के बारे में बताया था। और उसके बाद एक मैंने बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बारे में भी चर्चा किया था। ठीक है, ये दो चीजों के बारे में वहां पर चर्चा किया था, स्नेल्स लॉ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका इससे क्या रिश्ता है? दोनों में कोई रिश्ता है? क्या रिश्ता है दोनों में? दोनों में कोई रिलेशन है स्नेल्स लॉ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में? बताओ। भूल गए? किसी को याद नहीं है? अरे स्नेल्स लॉ क्या था ये बताओ पहले, स्नेल्स लॉ क्या था, क्या बोला था उन्होंने? साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। उसी कांस्टेंट को क्या बोला गया था? म्यू। और वो होता क्या है? तो फिर हाँ, वही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसमें इतना कंफ्यूजन किस बात का है? स्नेल्स लॉ ने बोला था, पहला लॉ उनका क्या था? पहला लॉ क्या था उनका? जब हम किसी मीडियम, जब हम लाइट को किसी एक मीडियम से, एयर से अगर हम मान लो वाटर में डालें, अगर लाइट को किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपगेट कराते हैं तब वहां पर क्या होता है? बेंडिंग हो जाती है। बेंडिंग होती है वहां पर लाइट की, बेंडिंग होती इस तरह से। ठीक है, बेंडिंग हो रही है तो यहां पर उन्होंने क्या बोला था? ये आई होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये होता है आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। इसमें उन्होंने बोला था रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन या म्यू। और यही म्यू किसके बराबर होता है? यही म्यू क्या होता है? ये सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। ठीक है, ये सेकेंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसके इक्वल होता है। और ये कब तक कांस्टेंट रहेगा ये भी बोला उन्होंने। क्या बोला था उन्होंने? कांस्टेंट कब तक रहेगा? फॉर सेम पेयर ऑफ मीडिया और सेम वेवलेंथ के लिए। अगर हमने वेवलेंथ सेम रखा, वेवलेंथ सेम रखने का मतलब क्या है? कलर, कलर ऑफ द लाइट अगर हमने सेम रखा ना, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हमने सेम रखा, तब आर हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा फॉर द सेम पेयर ऑफ मीडिया। मतलब ये है, अगर हमने हमेशा एयर और वाटर में रिफ्लेक्शन करा के देखा सेम एंगल आई पे, तो आर हमेशा क्या होगा? सेम ही आएगा, एक ही आएगा। अगर हमने मान लो कि 60 डिग्री पर इंसिडेंट कराई लाइट को और ये आ रहा है 30 डिग्री, ठीक है, अगर हमने ये लिया है रेड लाइट, रेड लाइट लिया है ना, और मीडियम में क्या है? ऊपर एयर है नीचे वाटर है, तो हमेशा ये ऐसा ही आएगा, ऐसा रिलेशन आएगा। अगर हमने क्या करा, अगर हमने इसमें से क्या करा, मान लो इस रेड लाइट को हटा के ब्लू लाइट कर दी, ब्लू लाइट कर दी, ठीक है, अगर हमने ब्लू कर दी तो ब्लू करने पर ये सेम नहीं रहेगा, अब ये बदल जाएगा। अब ये क्या होगा? बदल जाएगा, अब ये सेम नहीं रहेगा। उनका ये कहना था, लास्ट
में लिखाया था ये चीज कि फॉर द सेम पेयर ऑफ मीडिया और सेम वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए ये साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होता है। आगे बात समझ में। और अगर मान लो हमने हमेशा क्या करा, रेड लाइट ही डाला, इस पे रेड लाइट को इंसिडेंट कराया 60 डिग्री पे, लेकिन वहां पर हमने क्या किया, एक बार एयर रखा एक बार वाटर रखा, ठीक है, तब हमने देखा कि आर कितना आया, 30 डिग्री आया। तो बताओ मुझे, अगर हम यहाँ पर वाटर के जगह ग्लास कर दें तो क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? आर पर फर्क पड़ेगा? आर पर फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पेयर ऑफ मीडिया क्या हुआ, चेंज हो गया, तो आर भी क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ वाटर की जगह एयर रखा तब क्या होगा, तब क्या होगा, चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने दोनों मीडियम को एक ही रखा है ना। अगर एक ही मीडियम में लाइट जा रही है तो फिर रिफ्रैक्शन कहां से होगा? अगर एक ही मीडियम में लाइट जा रही होगी तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। और एक बात और, रिफ्रैक्शन कहां नहीं होगा, हैं? अगर हम मीडियम कुछ भी रखे, ऊपर नीचे मीडियम कोई भी ले ले, अगर हमने क्या किया, परपेंडिकुलरली लाइट डाला, उस पे नॉर्मल लाइट फॉल कराया, तब वहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर हमने क्या किया, जैसे ये नॉर्मल है ना, ये ऐसे ही लाइट डाली ना, तो यहां पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। दो केस में तुमको रिफ्रैक्शन नहीं होगा। पहला क्या, अगर हमने लाइट को नॉर्मल फॉल कराया, ठीक है, नॉर्मल फॉल कराएंगे तो नो रिफ्रैक्शन। और जब हमारा पेयर ऑफ मीडिया सेम रहेगा, एयर है तो दोनों साइड एयर रहना चाहिए, वाटर है तो वाटर ही रहे, ग्लास है तो ग्लास ही रहे, तब वहां पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। पेयर ऑफ मीडिया चेंज नहीं हुआ, सेम पेयर ऑफ मीडिया है तो नो रिफ्रैक्शन। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाए, 0 या 90 बताओ तो? 0, क्योंकि हमने क्या किया, जो नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ का जो एंगल होता है, बीच का जो एंगल। तो अगर हम इसको इधर करेंगे, इधर इसको उठा के ले आए, अभी क्या होगा, एंगल कम होगा कम होगा कम होगा, एक टाइम पे क्या होगा, 0 हो गया। 0 होने पर क्या होगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं आएगा। आगे बात समझ में। तो दो ऐसे केसेस होते हैं जिसमें रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता है, भले मीडियम चेंज हो जाए फर्क नहीं पड़ता, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करना है थोड़ा सा। कितना डालना है, 90 डिग्री डालना है। अगर 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, किससे, नॉर्मल से, और 90 डिग्री किससे, सरफेस से। सरफेस से डाल दो 90 डिग्री पे, मतलब परपेंडिकुलर लाइट डाल दो, तो क्या होगा, वहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये सब चीज बता दिया था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल डेंसिटी छूट गया था, ये ज्यादा कुछ खास होता नहीं है। ये स्टार्टिंग में बताया था थोड़ा बहुत क्या होता है ये किसी भी मीडियम की वो डेंसर है या रेयर है ये बताने के लिए होता है। उसमें लाइट की स्पीड ज्यादा है या कम है ये बताने के लिए होता है। जैसे एक होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, एक होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो क्या होती है, कम या ज्यादा, कम होती है, स्लो हो जाती है, और रेयर मीडियम में ज्यादा रहती है। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम और ऑप्टिकल रेयर मीडियम, ये दो चीज होती है। डेफिनेशन देख लेना तुम उधर। आज है नया टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के साथ जो रिफ्रैक्शन होता है आज उसको पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक का नया नाम डालोगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। कभी ऐसे काम किए हो, ग्लास से लाइट, वो रेजर लाइट जो होता है उसको पास करा के देखे हो क्या, कुछ ऑब्जर्व किया तुम लोगों ने, उसको कुछ दिखा था, कुछ डिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं दिखा? अरे तुमने डाला ही नहीं होगा सही से, ऐसा कैसे हो सकता है?
कि तुम ग्लास में रेजर लाइट डालो और तुमको पता ना चले कि उसका पाथ डेविएट हुआ है, बेंडिंग हुई लाइट की। आज डाल के देखना, अगर लेजर लाइट हो तो डाल के देखना, यानी तो ग्लास होगा, ग्लास में पानी डालना, उसमें डाल के देखना, वहां पे तुम्हारा मीडियम कितना हो जाएगा, चार चार मीडियम देखने को मिलेगा, चार नहीं पांच। कहोगे कैसे, पांच कैसे सर, एक तो ग्लास होगा, वाटर होगा और एयर होगा, लेकिन कितनी बार लाइट अंदर बाहर करेगा देखो ये। अगर हमने इसमें पानी रखा, अगर हमने इसमें पानी रखा तो क्या होगा, मान लो इधर से तुमने लाइट डाली, ऐसे ऐसे तुमने लाइट डाली, ऐसे ऐसे लाइट डाली तुमने, तो यहाँ कांच में भी थोड़ा सा क्या होता है, बेंड होगा, अगर बहुत पतला है तो पता भी नहीं चलेगा, या थोड़ा सा बेंड होगा। फिर यहाँ वाटर है तो वाटर में क्या होगा, बेंड होगा, इतना तो बेंड नहीं होगा, इतना बहुत, या इसे थोड़ा सा इधर बेंड होगा, यहाँ आएगा। फिर उसके बाद एयर में जाने के बाद क्या होगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से लगभग हो जाएगा, तो वहां भी बेंडिंग हो जाएगी। तो ग्लास इतना पतला रहेगा तो ज़्यादा पता नहीं चलेगा, और मोटी ग्लास वाली लोगे तो वहां पर थोड़ा फर्क पड़ेगा, दिख जाएगा वहां पे। ठीक है, तो हम अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो किस में, वाटर में डाल के, वहां पता चलेगा। तो नया टॉपिक क्या है, रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब देखे हो कभी, कैसा होता है, कैसा होता है, सर्कुलर, रेक्टेंगल शेप में, ट्रायंगुलर शेप में, रोम्बस शेप में, कैसे शेप में होता है, किसी भी शेप में हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है, हम जैसा मन वैसे बना के रखेंगे ना, गिलास ही तो है, गिलास ही तो है। देखो ये गिलास स्लैब रेक्टेंगुलर शेप में, कभी कभी तुम ये भी देखोगे एनसीईआरटी में, ये भी लिखा रहता है, ये इस टाइप का रहता है, रहता है ना, इसको क्या कहते हो, प्रिज्म है, प्रिज्म कहते हो ना, क्या कहते हो इसको, कैसे बनता है ये, कुछ इस टाइप का ही होता है। उससे भी क्या करेंगे देखेंगे, लेकिन पहले यहां पर चलते हैं। तो एक गिलास लेते हैं पहले और उससे रिफ्लेक्शन कराते हैं। ये है ग्लास स्लैब, अब इसे हमें रिफ्लेक्शन कराना है ना। अब देखो, अब यहाँ पर बताओ मीडियम कितने होंगे, दो मीडियम, अगर हम बाहर वाला एयर मानते हैं, और ये क्या होगा, एक ग्लास अलग मीडियम होगा। यहाँ से हम रिफ्लेक्शन कराएंगे तो लाइट रे पास करानी पड़ेगी, लाइट रे पास करा देते हैं यहाँ से, और जहाँ पे इंसिडेंट होती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। यहाँ हो गया, अब ये क्या करेगा, इसको थोड़ा और बढ़ा लो, अब बताओ इसके अंदर, अब ग्लास के अंदर जो लाइट आएगी, अब ग्लास बताओ यहाँ पर डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में अगर लाइट आएगी तो इसकी बेंडिंग किधर की तरफ होती है, टुवार्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर रेयर से डेंसर मीडियम में आती है ना लाइट, वो बेंड कर जाती है किधर की तरफ, नॉर्मल की तरफ।
अगर हमने क्या किया, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ले गया ना, तब वो कहाँ चली जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन अभी हमने क्या किया है, ग्लास स्लैब पे लाइट डाली है, अब ये क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। तो हम बेंड वाली लाइट किधर दिखाएं, थोड़ी इधर की तरफ, मुड़ी हुई लाइट इधर की तरफ दिखाएंगे। ठीक, अब उसके बाद, अब ये जो बेंड हो गई, अब इसके बाद फिर क्या होगा, अब फिर इसको नया मीडियम मिलेगा, फिर इसको नया मीडियम मिलेगा, जैसे ही बाहर आने की कोशिश करेगा, एक इसको नया मीडियम मिलेगा, वो होगा एयर। एयर क्या है, रेयर या डेंसर, रेयर है। अब बताओ इससे किधर की तरफ जाएगी लाइट, अब जहां पर इंसिडेंट हुई है वहां भी एक नॉर्मल डालना पड़ेगा। अब यहां भी एक नॉर्मल डाल दी, अब ये क्या होगा, अब यहां से दूर जाएगी लाइट, ये जो नॉर्मल है अब यहां से दूर जाएगी, तो दूर किधर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्योंकि ये डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, ये इस तरह से जाएगा। तो पहला ये वाला मीडियम क्या है, एयर है, ये एयर, ये ग्लास, और ये क्या है, डेंसर है, डेंसर, और ये रेयरर है, रेयरर मीडियम है। ठीक, इस तरह से क्या होता है, जब भी हम लाइट फॉल कराते हैं किसी ग्लास स्लैब पर, तब ये इस तरह से उसकी बेंडिंग होते हुए ग्लास स्लैब से बाहर चली जाती है, इस तरह से जाती है। अब यहाँ पर ये वाली जो लाइट है, ये क्या है, इंसिडेंट रे, आई आर। उसके बाद ये कौन सी लाइट है, रिफ्रैक्टेड रे, इसको हम क्या कहेंगे, आर, आर। उसके बाद ये जो निकल के आई है लाइट, इसको क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे, इमर्ज हुआ है कहां से, ग्लास से इमर्ज हुआ है, निकला है, ये क्या है, ई आर है, ये इसको इमर्जेंट रे कहते हैं, ई आर। ठीक है, और ये क्या है, आई है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल जो है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या होगा यहां पे, यहां पे है ये आर। अच्छा, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला कौन सा एंगल होगा, इमरजेंट एंगल होगा क्या, है, बताओ। अगर ये आप कहोगे सर ये तो सही में इमरजेंट एंगल हो सकता है, होगा, इमरजेंट एंगल ही होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इमरजेंट एंगल। इसको क्या लिखोगे फिर, ई। उसके बाद ये दोनों क्या है, नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको लिख देता हूँ। तो आई आर तो तुमको पता ही है, आई आर क्या होता है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और आई क्या है, इंसिडेंट एंगल, आर आर रिफ्रैक्टेड रे, ई आर इमरजेंट रे। उसके बाद आर, आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखो।
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ए, इमरजेंट एंगल, ये हो गया। तो ग्लास स्लैब में जब हम लाइट रेज को क्या करेंगे, फॉल कराएंगे, तो इस तरह से क्या होगा, इसका बेंडिंग होते हुए जाएगा। एक चीज और होता है, डेविएशन। संडे को टेस्ट है, पता है ना? है? कौन सा टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव टेस्ट है। पिछली बार तुम देने आए थे अभी ऑब्जेक्टिव वाला? 10th वाले कौन नहीं आए थे देने? क्यों? बाहर चले गए थे कमाने? हैं, दिल्ली पंजाब गए थे कमाने, बाहर चले गए थे? टेस्ट का नाम सुने नहीं कि बस भाग गए कमाने, बाहर चले गए थे। और 8th वाले, और तुम 8th वाला भी नहीं आता है टेस्ट देने, और तुम भी नहीं दी थी ना? दी थी? कौन नहीं दी थी? तुम दोनों नहीं दी थी, तुम दी थी, अच्छा। ये क्या होता है ये? डी मतलब डिस्टेंस क्या दोगे, सीधा डिस्टेंस? डेविएशन? डेविएशन नहीं कहेंगे ऐसे। अब ये वाला मैंने क्या दिखाया, ये वाला क्या है, ये जो रे है इधर से इधर की तरफ आई, ये क्या दिखाया मैंने? डेविएटेड रे है। ये जाना कहाँ था इसको, इस रे को कहाँ जाना था? ये जो रे है इसको कहाँ कैसे जाना था? इस पाथ पे जाना था। हाँ, लेकिन ये क्या हुआ, अपने पाथ से विचलित होके, मतलब डेविएट होके, बैंड होके कुछ इधर की तरफ आ गया, ये आया ना? तो ये जो है, ये डिस्टेंस हमेशा सब जगह सेम ही रहता है। ऐसा नहीं कि ये फैल के जाएगा, ये पैरेलल चला जाता है। ठीक है, पैरेलल चला जाता है, ये हमेशा ऐसा ही होता है। चाहे कोई भी रे ले लो, कोई भी लाइट ले लो, किसी भी एंगल पे फॉल कराओ, हमेशा ये दोनों जो हैं, ये दोनों तो वैसे तुम्हें दिखेगा नहीं, हम इमेजिनरी बनाते हैं, ये तुमको दिखेगा क्या, हमेशा पैरेलल है। तो इसके बीच का जो एक डिस्टेंस होता है, ये इसको क्या कहते हैं? दोनों डेविएटेड रे और जो इमर्जेंट रे है, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होता है, उसका क्या नाम है?
क्या नाम है उसका बताओ? हैं? नहीं पता? लेटरल शिफ्ट होता है क्या? नाम सुने लेटरल शिफ्ट का? नहीं सुने हो? या लेटरल डिस्प्लेसमेंट नाम सुने हो? अच्छा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट तो सुने हो कम से कम। लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको। ठीक है, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है जो डेविएटेड रे और इमर्जेंट रे के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, और ये हमेशा फिक्स होता है। यहां से निकलते ही ये क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है, ये पैरेलली रहता है हमेशा। ठीक है, ये हमेशा पैरेलली जाता है। ये वैसे जाता तो है नहीं, रे तो यही पास करता है, लेकिन अगर तुम क्या करोगे, ओरिजिनल पाथ और इमर्जेंट रे की पाथ को अगर तुम क्या करोगे, एक साथ मिलाओगे, तुमको क्या दिखेगा, बीच में सब जगह इतना ही गैप दिखेगा, और वो इनफाइनाइट जहां तक लाइट जा रही है वहां तक तुमको उतना ही फिक्स डिस्टेंस दिखेगा दोनों के बीच में। उसी को क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक। लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है ये। डी। अच्छा, एक बात बताओ, अभी जो ये लाइट है एयर से ग्लास में गई और ग्लास के बाद फिर से एयर में आई है, तो मुझे बताओ ये जो इमर्जेंट रे है इसकी स्पीड और इंसिडेंट रे की स्पीड, दोनों की स्पीड बराबर होगी या चेंज हो जाएगी? बराबर क्यों होगी? फिर से, एयर में वापस आ गया। एक बात बताओ, ग्लास में जाने के बाद तो इसकी स्पीड चेंज हो गई थी, तो स्पीड उसके बाद बढ़ जाएगी क्या अपने आप से? एक बार एनर्जी लॉस हो गई, तो इसको एनर्जी मिला कहाँ से जो एनर्जी बढ़ा के अपना चल दिया? है? कहाँ से आया इसको एनर्जी, कहाँ से आया? ये निकलती है, इसको एनर्जी मिल गई, ये दौड़ दिया अपने स्पीड में। अरे जो सबको लाइट देता है उसको, जो एनर्जी दे रहा है उसको एनर्जी की क्या ही कमी है, अपनी रफ्तार में फिर से वापस चल देता है। ठीक है, जैसा ये इधर से निकला ना, ये ग्लास में गया, ग्लास में तो ग्लास भाई इसको क्या कर रखा, सिर्फ इसकी स्पीड को कम करके रखा है, क्योंकि इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है ज़्यादा है। उसके बाद जैसे ही निकलेगा ना, धड़ाम से निकल जाएगा। जैसे देखो, हम लोग भी कभी कभी क्या होता है, जाम में फंस जाते हैं, हमारी स्पीड जाम से पहले बहुत तगड़ी रहती है, जाम में जैसे गए फंस गए तो थोड़ी स्पीड हो जाती है, जाम से निकले धाम से निकल गए। ऐसे ही होता है ना, बस ऐसे ही इसमें भी होता है। लाइट जैसे ग्लास में गई, स्पीड डाउन हो गई, जैसे निकला फिर अपनी रफ्तार में चल देता है। ठीक है, अगर सेम मीडियम है तो लाइट की स्पीड कभी चेंज नहीं होगी, मीडियम सेम रहना चाहिए, बात बात खत्म। अगर ऐसा होता तो हम कभी कहते हैं कि भाई लाइट की स्पीड को हम जीरो कर सकते हैं, कहोगे कैसे सर? ये बार बार क्या करो, ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब लाइट, ग्लास स्लैब लाइट, ग्लास स्लैब लाइट, ग्लास स्लैब एयर, ग्लास स्लैब एयर करो और लाइट डाल दो, पता चलेगा एक टाइम पे रुक गई लाइट, इसके आगे जा ही नहीं रही लाइट, इतना बैंड हो गया पता ही नहीं चल रहा है, एकदम धूमिल हो गया, एनर्जी खत्म लाइट की। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे बात समझ में? बना लियो इसको। अब एक
ये शायद क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू लिक्विड शोन इन द फिगर। कहाँ है फिगर? फिगर कहाँ है ये तो फिगर ही नहीं है। हैं? फिगर कहाँ गया? अरे मेरे पास फिगर तो था, इसका फिगर कहाँ चला गया? अरे आ जाओ भाई, चलो मैं बना देता हूँ। फिगर था, गायब हो गया। देखो क्या कह रहा है, रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू द लिक्विड, एयर से लिक्विड में आ रहा है। देन फाइंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड और स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड। स्पीड ऑफ लाइट, चलो एयर है और इधर नीचे लिक्विड। मतलब समझ लो पूरा का पूरा लिक्विड ही भरा हुआ है। एयर से लिक्विड में जा रहा है तो एयर से जब लिक्विड में जाएगा तो ये क्या होगा, बेंड होगा क्या? बेंड होगा। ये ऐसा है कहानी इसकी, ठीक है। और मैं यहाँ पर देता हूँ, ये है 45 डिग्री और ये है 30 डिग्री। ये एयर, वाटर या कोई भी लिक्विड है। अब यहाँ पर तुम्हें क्या निकालना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड और स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड। निकाल पाओगे? थोड़ा रिकॉल करो क्या क्या बताया तुम्हें, क्या क्या पढ़ाया तुम्हें, और फिर यहाँ पर निकालने की कोशिश करो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोशिश करोगे आ जाएगा। कितना है ये? ये है बाबू 45, 45 डिग्री और ये है 30 डिग्री। ठीक। अब यहाँ पर निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड और स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड। चलो निकालो। कुछ याद करो पिछला वाला क्लास का। और आज के स्टार्टिंग टॉपिक का याद करो, कुछ पता चल जाएगा। अच्छा, तुम लोग ट्रिगोनोमेट्री का नाम सुने हो? पढ़े हो कोई ट्रिगोनोमेट्री? पढ़े हो?
साइन एंगल्स का वैल्यू याद है? हैं? एक काम करो, तुम लोग कुछ वैल्यूज जो है ना लिख लो। ये टेबल, ये टेबल है, स्क्रीन शॉट ले ले और वहां पे इसको चढ़ा दे, हो जाएगा ना? अरे सेव भी तो हो जाएगा ये, सेव हो जाएगा। कहाँ है? अच्छा अच्छा। ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, इसको जो है तुम लोग नोट कर लो। तो इसकी वजह से तुम्हारा पिछले टेस्ट में कुछ क्वेश्चन छूटा होगा, ये नोट कर लो पहले। इसी पर भी एक सवाल है, बताता हूँ। ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट अभी तुम्हारे लिए क्या है पता है? ये साइन का सारा, साइन का जितना भी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 30, 45 और 60, इससे ज़्यादा नहीं। लिख लिए हो? क्या अब ये टेबल देख के तुम लोगों से सवाल बन पाएगा? नहीं बनेगा, मैं बताता हूँ। हाँ,
देखो अब ये सवाल क्या कह रहा था, एयर से लिक्विड में गया है, एयर से लिक्विड में गया है, एयर से हमने लिक्विड में कितने एंगल पे डाला है, 45 डिग्री एंगल पे डाला है और रिफ्लेक्ट करके 30 डिग्री एंगल पे आ गया है। तो अब कह रहा है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड निकालना है और उसके बाद क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड। यही चीज तो हमसे पूछा जाएगा, एयर का तो हमें मालूम है सी होता है, हाँ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1 होता है, लेकिन हमें पूछा किससे जाएगा, जो अदर मीडियम होगा, मतलब क्या, एयर और वैक्यूम के अलावा जो दूसरा मीडियम होगा उसका पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ हमें स्नेल्स लॉ क्या सिखाया है, स्नेल्स लॉ हमें क्या सिखाया है, क्या कहता है स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू क्या होता है, एन, और इसी एन को क्या कहते हो तुम, क्या कहते हो इस एन को, हाँ आर आई कहते हो क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हो क्या। तो अगर तुम साइन आई बाय साइन आर निकाल ले तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकल जाएगा उसका, तो पहला सवाल यहां से बन जाएगा, आर आई क्या होगा, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। अब मुझे बताओ साइन आई, आई का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू कितना है साइन 30 डिग्री। अब यहां से मुझे बताओ साइन 45, ये क्या है साइन है ना, ये साइन वाला है, साइन 45 का वैल्यू कितना है 1/√2, ये क्या होगा साइन 45 का डायरेक्ट वैल्यू लिखोगे 1/√2 डिवाइडेड बाय साइन 30, साइन 30 का मान देखो साइन और ये 30 है, किसका मान कितना है 1/2, तो डिवाइडेड बाय 1/2, ये कितना आएगा तुमको 1/√2 इंटू 2/1 आ जाएगा, आएगा, ये कितना वैल्यू दिया 2/√2। और तुमने 9th में 10th में पढ़ा होगा रेशनलाइज करना, इसकी वैल्यू बताओ रेशनलाइज करके कितना आएगा, क्या √2, तो कितना आएगा, इसका क्या करोगे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, क्या मिलेगा यहाँ पे 2√2 डिवाइडेड बाय 2, क्या मिला यहाँ पर √2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया √2, तो आर आई इक्वल टू कितना आया √2 आ गया, ये तुम्हारा आंसर पहला। हाँ, इसके बाद क्या बोला था, स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड। एक चीज और बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टार्ट किया था वहां पर मैंने एक चीज बताया था तुम्हें, वो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर आई का डेफिनेशन क्या था, ये क्या बताया था, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ speed of light to the speed of light in vacuum to the speed of light इन मीडियम, जिस भी मीडियम की बात कर रहा होगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, तो आर आई इक्वल टू क्या होता है C/V, तो ये क्या है V क्या है उस मीडियम में, मतलब क्या लिक्विड में उसकी स्पीड अभी निकालनी है, तो वहां पर क्या हो जाएगा VM, मतलब क्या स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड, उस मीडियम में क्या है VM है, तो Vm इक्वल टू क्या हो गया बताओ, C डिवाइडेड बाय आर आई, ये हो जाएगा क्या, हो गया। अब बताओ C की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय
अभी अभी तुमने आर आई का वैल्यू निकाला है, कितना निकाला, √2 निकाला। अब मुझे कोई बताओगे √2 का वैल्यू कितना होता है, 1 पॉइंट, √2 का वैल्यू 1.423 कुछ भी है, कितना, इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1.41, 1.414। ठीक है, लेकिन तुम 41 रखो और इसको डिवाइड करके मुझे बताओ कितना आया आंसर। चलो करो। आया किसी का? अरे कितनों को डिवाइड करने लग गए हो तुम्हारे, सिर्फ 3 को डिवाइड करो, 8 10⁸ को छोड़ दो ना, इसको क्यों छेड़ रहे हो, उसको छेड़ने में सकोगे, सीधा 3 को डिवाइड कर दो 1.41 से, बात खत्म है। जीरो को खोल रहे हो क्या, जीरो को नहीं खोलो, उसको रहने दो वैसे ही, परेशान हो जाओगे तुम लोग फिर ऐसे में, हैं 47, कैसे कैसे 47 आ गया, जीरो को छेड़े हो गया, 0.47 कैसे, अरे 3 को 1.41 से डिवाइड करोगे कैसे आ जाएगा, लगभग 2 टाइम्स है, 1.5 दूना 3 होता है, 1.5 से कम है तो कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट, सीधे ऐसे 3 मार रहे हो, डिवाइड नहीं कर पाओ, छोटा सा डिवाइड है, बताओ डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, एग्जैक्ट अभी तक कोई डिवाइड नहीं कर पाया है। टू 2 पक्का है, इतना छोटा सा डिवीजन अगर तुम लोग इतना टाइम लगाओगे, 2.1 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा, मतलब ये हुआ कि जब हमने एयर से लिक्विड में लाइट को डाला था तब उसकी स्पीड कितनी हो गई है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम होके 2.12 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गई है, लाइट की स्पीड कम हो गई, होना भी चाहिए था। आगे बात समझ में है, नहीं फिर से समझा दे, चलो बढ़िया। ये सवाल है, सवाल कह रहा था अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू द लिक्विड एज शोन इन द फिगर, फिगर नहीं था मैंने बना दी, देन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड। ठीक है, फिगर हमने बना दी थी। जब भी यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सेकंड मीडियम की निकालते हैं, मतलब कि जो नीचे मीडियम होता है हमेशा सेकंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। ठीक है, डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाली जाती है। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड की बात कर रहे हैं ना, मतलब कि हमेशा सेकेंड मीडियम की ही स्पीड ऑफ लाइट निकालेंगे। फर्स्ट मीडियम की हमारा अगर मान लो एयर है या वैक्यूम है तो हमें तो पता ही है ना, अगर एयर या लिक्विड की, एयर या वैक्यूम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करो वो कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, c, जो मैक्सिमम होती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है लेकिन उससे कम हो सकती है जब हम क्या करेंगे, मीडियम बदल देंगे तो। ठीक है, तो उसी मीडियम में जो भी मीडियम आएगा, वैक्यूम या एयर के अलावा जो भी मीडियम आएगा उसमें हम स्पीड ऑफ लाइट निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा दूसरा मीडियम क्या आया,
लिक्विड आया। इसमें इसकी स्पीड मांगी गई थी, हम निकाल लिए। कैसे? स्नेल्स लॉ ने कहा था कि रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। ठीक है, इतना कहा उन्होंने। तो यहाँ पर एंगल दिया हुआ था 45 और रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया था 30 डिग्री, हमने उस पर डाला। ये डेटा तुम्हें पता नहीं था, मैंने लिखा दिया। याद कर लोगे तुम, सिर्फ इतना याद करना, 30 का, 45 का, 60 का, और सब तुमसे पूछा नहीं जाता है। ठीक है, इतना तुमसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमने लगा दी पहला वो जो रूल है उनका, साइन आई बाय साइन आर लगा दिया। उसके बाद साइन 45 का वैल्यू हमें अभी पता चला 45 का होता 1/√2, 1/√2 कर दिया। उसके बाद साइन 30 के वैल्यू होता है 1/2, ये भी हमने यहाँ पर डाला और इसका कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट करना है? ये कैलकुलेशन किसको समझ नहीं आया है? 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/2, इसका मतलब यही तो हुआ ना, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/2 का मतलब वही तो हुआ। अब इसको क्या करोगे? ये अगर डिवाइड में है तो इसको कैसे लिखोगे? मल्टीप्लाई में लिखोगे, ऐसा उल्टा रिवर्स रेसिप्रोकल हो जाता है। हो गया रेसिप्रोकल। अब ये क्या आया? 2/√2, और हमें √2 नीचे देखने में मजा नहीं आता है। रूट वाली चीजों को नीचे से हमेशा हटा के ऊपर करने की कोशिश रहती है, तो भाई कर दो रूट वाली चीज को ऊपर। और उसके लिए एक हमारे पास मेथड है, वो क्या होता है? रेशनलाइजेशन। मैथ में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। √2/√2 कर दो, जो रूट में चीजें रहता है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा? 2√2 बनेगा, और ये √2 इंटू √2 कितना मिलेगा? 2। तो 2 से 2 कट गया, कितना बचा? √2 बचा, और √2 का वैल्यू 1.414 होता है। ठीक है, इतना तो हमने ये यहाँ पर निकाला, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया √2। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या निकालना था? सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड। इसके लिए भी चीजें हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सिंग। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहला जो हमारा टॉपिक था, उसी से ये फॉर्मूला निकल के आया था, आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू C/V। V क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जो भी मीडियम है। ठीक, तो यहां से हमें क्या चीज पता था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता था, C पता था, स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड पूछा था, तो हमने लिखा स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इक्वल टू C/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो C की वैल्यू हमें मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, बाय √2 कर दिया। √2 की वैल्यू हमें पता है, तो चल गई थी 1.41। इससे डिवाइड, इसको डिवाइड कर दो, इससे क्या मिलेगा तुमको? 2.12 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत? छाप लिए हो? आगे क्वेश्चन दे दे और इसी पे कर लोगे? चलो फिर एक क्वेश्चन और तुम्हारे लिए। क्वेश्चन है कि लाइट को हमने डाला है एयर से, हमने एयर से किसी लिक्विड में डाला है लाइट को। नहीं, मेरा मूड चेंज हो गया, इसीलिए इसको चेंज कर दिया मैंने। अब मेरा मूड चेंज हो गया।
इसको भी चेंज कर दिया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या जादू है। जादू ये है कि भाई ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ये है तुम्हारा एयर और ये है कोई भी लिक्विड है। कोई भी लिक्विड है, मुझे नहीं मालूम कौन सा लिक्विड है। ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें निकालना है वही दो चीजें। कौन सी चीजें निकालनी है तुम्हें? यहाँ पर निकालनी है पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद निकालनी है बी स्पीड ऑफ लाइट। कौन से मीडियम में निकालनी है वो तुम देखो। अभी लाइट किधर से किधर जा रही है बताओ? डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है ना। कभी कभी सवाल तुमको सीधा ऐसे देगा, कुछ नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कौन सा डेंसर है कौन सा रेयरर है। तुम हमेशा यही देखते हो भाई, हम ऊपर से लाइट गिराते हैं और नीचे से ले जाते हैं, ऐसा देखते हो। कभी कभी तुम्हारा ये उल्टा कर देगा, तुमको ये एरो नहीं दिखेगा ना, गलत कर जाओगे। इसीलिए एरो देखना भी जरूरी है। ये टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया। चलो इसको होमवर्क में रख लो क्योंकि टाइम हो चुका है। करना इसको, इसको भी ट्राई करना। और ये तो बता दिया, ये ऐसी चीज़ है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है। होमवर्क में है, अच्छा वो नहीं लिखे हो, आ गया। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे उसको। क्वेश्चन लिख लियो ना? हाँ, क्वेश्चन लिख लियो। चलो फिर अगली क्लास में बताना मुझे।